नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज़ वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे लाइफस्टाइल और अन्य कई जो हमारी दिनचर्या है, गड़बड़ दिनचर्या बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे होने वाली बीमारी, हड्डी की बीमारी। और इसके लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है युवा हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एकांश देबुका जी को। एकांश देबुका इंग्लैंड में एफआरसीएस की डिग्री ले चुके हैं और इनकी बाहर और टेक्नोलॉजी में अच्छा ज्ञान है। हम उनका स्वागत करते हैं सर आपका। और सबसे जो पहला और अहम सवाल जो आज के समय में लोगों के सामने है, हड्डी की समस्याएं बढ़ क्यों रही है सर? पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा राजीव जी और पूरे प्रभात खबर की टीम को कि मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया और मुझे ये मौका दिया। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक सौभाग्य है। आपके सवाल पे सीधे आते हुए सर, कि हड्डी की प्रॉब्लम्स बढ़ क्यों रही है? अगर सोचा जाए तो हड्डी की प्रॉब्लम्स हर एज में बढ़ रही है। आज के दिन लोग पहले से लंबा जी रहे हैं, तो पहले हम लोग कहते थे कि 60-70 तक जी लिया तो पूरी ज़िंदगी जी ली। आज के दिन में लोग 80, 90, इवन 100 तक जी रहे हैं। तो जैसे-जैसे लोग लंबा जिएँगे, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो पहले दिखने को नहीं मिलती थी, अब दिखेगी। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण है सर लाइफ़स्टाइल, जैसा कि आपने कहा। लाइफ़स्टाइल में बहुत बड़ा एक पॉइंट आता है कि आज के दिन में फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ बहुत कम हो गया है। जगह कम हो गई है शहरों में। पहले शहरों में भी जगह होते थे, मैदान होते थे जहाँ लोग जा सकते थे, खेल सकते थे। पहले वातावरण अभी से काफ़ी बेहतर हुआ करता था। लोग शाम में निकलते थे, गर्मी उतनी नहीं होती थी, पॉल्यूशन उतना नहीं होता जी। था। इन सब के कारण ये कारण हुआ है कि अब लाइफ़स्टाइल बहुत बदल गई है। लोग बहुत सेडेंटरी लाइफ़ जीते हैं। इसके कारण इवन एक यंग एज में भी कई युवकों और युवतियों को काफ़ी प्रॉब्लम होने लग गए हैं। जी। एक जो आप देखते भी होंगे, आपके ओपीडी में भी मरीज़ आते होंगे, ये घुटने और कमर दर्द की समस्या बड़ी आम हो गई है। हर एक आदमी लगभग इस समस्या से जूझ रहा है। वजह क्या है सर इसका? घुटना दर्द और कमर दर्द सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो हमारी ओपीडी में आता है। जी। एंड इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम, सबसे पहला प्रॉब्लम है लैक ऑफ अवेयरनेस अपनी बॉडी को लेकर। दूसरा प्रॉब्लम है कि जैसा कि मैंने कहा, अब एक्सरसाइज और एक रेगुलर एक्टिविटी लोगों की बहुत कम हो गई है। सबके हाथ में फ़ोन होने से लोग फ़ोन पे काफ़ी लगे रहते हैं। पहले निकलते थे, चलते थे, चलने करने में ही बहुत एक्सरसाइज हो जाता था। अब साथ ही साथ जैसे लोग लंबा जी रहे हैं तो घुटने में होने वाला गठिया कई ज़्यादा उभर के आने लगा है। बैठकर बहुत लंबा-लंबा काम करने से और एक्सरसाइज नहीं होने से लोगों को बैक पेन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। डिमांड्स बढ़ गई हैं। तो इन सारी कारणों का मिलाकर एक हम देख रहे हैं कि नी पेन और एक बैक पेन 2 चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं, इवन एक बहुत यंग एज में भी। सर ठीक है, समस्याएँ तो आ गई हैं। हम बचे कैसे सर? निदान क्या है इसका? सबसे पहला जो निदान का तरीका वो है कि प्रॉब्लम को हटाएँ। जी। हम लोग इलाज पे बहुत फ़ोकस करते हैं, बट हम लोग को एक मेडिसिन में एक बात कही जाती थी कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जी। मतलब बचाओ। हुँ। कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स को आने के बाद इलाज करने से बेहतर है कि प्रॉब्लम्स के कारण को समझें और उनको शुरू से हम फ़ोकस करें। बचने का पहला तरीका हम लोग का लाइफ़स्टाइल, एंड लाइफ़स्टाइल में मैं हमेशा कहता हूँ अपने पेशेंट्स को 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहला आपका डाइट। स्विगी, ज़ोमैटो, बिग बास्केट वगैरह जैसे सुविधाएँ आने के कारण लाइफ़ बहुत अच्छी तो हुई है, बहुत इम्प्रूव भी की है, बट साथ में इसके साथ गलत आदतों को बहुत बढ़ावा मिला है। ख़ास करके जो खाना पहले हम लोग घर पे खाते थे, जो एक पौष्टिक खाना होता था, अब वो एक होटल और बाहर के खानों से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, ख़ास करके एक यंग जनरेशन के लिए। तो इससे डाइट पे बहुत फ़र्क पड़ा है। इसके अलावा जैसा कि मैं कह रहा था, एक्सरसाइज़ और एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होने के कारण, फ़ोन पे बहुत ज़्यादा समय बिताने के कारण। तीसरा हम लोग का स्लीप, हम लोग नींद को बहुत नींद की अहमियत को बहुत कम आँकते हैं, जिसको हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। और चौथा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि इन 3 चीज़ों को रेगुलरली एक लंबे समय तक अगर हम निभाएँगे, तो ये बहुत नेचुरल है कि हमें ये सब प्रॉब्लम्स कम होती जाएँगी। जी। बात इसी पे हो रही है। तो एक नी रिप्लेसमेंट की नौबत कब आती है व्यक्ति की? और उसी से जुड़ा हुआ सवाल कि
आखिर में जब ये समस्या आ जाए नी रिप्लेसमेंट की कराने की बात हो जाए, तो हम कहाँ जाएं और किस सेंटर पे कराएं, कहाँ पे कराएं? बिल्कुल। बहुत ही उम्दा सवाल है। नी रिप्लेसमेंट के बारे में सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा जो एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। नी रिप्लेसमेंट दर्द कम करने का ऑपरेशन है। आप ज़्यादा चल पाएँ, आप ज़्यादा काम कर पाएँ, आपका घुटना ज़्यादा मुड़ने लगे, ये उसका उद्देश्य या उसका प्राइमरी उद्देश्य नहीं है। उसका प्राइमरी उद्देश्य ये है कि अगर आपको दिनचर्या की ज़िंदगी में भी दर्द की दवा लेने के बाद भी, लाइफ़स्टाइल चेंजेस करने के बाद भी अगर परेशानी होने लगे, तब नी रिप्लेसमेंट को कंसिडर करना चाहिए। नी रिप्लेसमेंट सोचने के पहले हमें सबसे पहले लाइफ़स्टाइल चेंजेस, उसके बाद दवा, लेकिन दवा हमेशा अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन में रह के करें। और तीसरी चीज़ है कि हमें नी में इंजेक्शंस वगैरह के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें हमें बहुत आराम और बहुत कम रिस्क के साथ बहुत अच्छा लाइफ मिल सकता है। नी रिप्लेसमेंट को कब कराना चाहिए? मैं हमेशा अपने मरीज़ों को 3 सवाल पूछता हूँ। अगर इन 3 सवाल का जवाब हाँ है, तो मैं उनको नी रिप्लेसमेंट ऑफ़र करता हूँ। सबसे पहला चीज़ कि भाई क्या आपने ये सारी चीज़ें ट्राई की हैं या नहीं? कई बार मेरे पास मरीज़ आते हैं, बोलते हैं सर दवा हम खाना नहीं चाहते, इंजेक्शन हम लेना नहीं चाहते, हमें तकलीफ़ हो रही है, घुटना बदल दें। मैं उन्हें यही समझाता हूँ कि घुटना बदलना आपको जवानी नहीं दे रहा है, आपको नया घुटना वापस नहीं कर रहा है, वो फिर भी एक सर्जरी है। तो पहली चीज़ कि भाई आपने ये सब चीज़ ट्राई कर ली, इंक्लूडिंग कि आपने दर्द की दवा को भी एक हिसाब से कोशिश किया। क्या आपको बैठे-बैठे या आराम में भी दर्द हो रहा है? ये मेरा दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल कि क्या इस दर्द से आपकी रात की नींद खराब हो रही है? अगर ये 3 चीज़ों में मेरा मरीज़ मुझे हाँ कहता है और मेरे को सैटिस्फैक्टरी लगता है कि हाँ, इस सर्जरी से मेरे मरीज़ को सही में एक बड़ा फ़ायदा होगा, तब और तभी मैं उन्हें नी रिप्लेसमेंट करवाने के लिए सजेशन दूँगा। जी। एज़ फॉर कहाँ करवाया जाए, देखिए अब एक समय था कि लोग ये समझते थे कि ऐसी सर्जरीज़ के लिए हमें दिल्ली, बम्बई या बाहर जाके कराना पड़ता है। अब ट्रीटमेंट बहुत स्टैंडर्डाइज़्ड है। कई अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे झारखंड, हमारे रांची में भी। एज़ लॉन्ग एज़ आप एक अच्छे डॉक्टर जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जिनके साथ आपका रैपो अच्छा बने और जिनका आपको ये पता हो कि उनकी ट्रेनिंग एक अच्छे लेवल तक हुई है, उनसे कराने में कोई हर्ज नहीं। जी। हम लोगों ने तो बातचीत की सर नी रिप्लेसमेंट की। इससे जुड़ता हुआ एक सवाल हमारे पास है कि स्पाइन सर्जरी को लेकर के बड़ा लोगों में एक असमंजस की स्थिति रहती है कि स्पाइन सर्जरी अगर हम कराते हैं तो हमारा मतलब शायद जो है बेड पे जाना निश्चित हो जाता है, हम चल फिर नहीं सकते। कितना गंभीर और कितना जटिल सर्जरी है ये? अ, एक उदाहरण देना चाहूँगा सर। जी। हम लोग सबको हेलमेट पहनाते हैं रोड पे चलने के लिए। गिरते तो 1000 में कोई एक हैं, बट फिर भी सबको हेलमेट पहनाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके साथ होगा, उसके साथ बहुत बुरा होगा, पर वो किसके साथ होगा ये हम नहीं जानते। जी। इसलिए हम प्रिकॉशंस सबके साथ लेते हैं, इतना तक कि हमने उसे नियम बना दिया, इतना तक कि हमने उसे एक दंडनीय नियम बना दिया। जी। जी एकदम। उसी तरह से अगर हम स्पाइन सर्जरी के बारे में सोचें, स्पाइन सर्जरी या किसी भी सर्जरी में रिस्क्स होते हैं। कोई भी डॉक्टर या कोई भी सर्जन शौक से या बिना ज़रूरत के सर्जरी नहीं करता है, ना उसे सजेस्ट करता है। हाँ, स्पाइन सर्जरीज़ में रिस्क होता है, ये ऐसा नहीं, ये गलत नहीं है कि उसमें ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर उसे एक अच्छे सेंटर में सही उद्देश्य के साथ, सही समय पे, सही तरीके से के साथ किया जाए, तो रिज़ल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। बट फिर भी एक बात कहूँगा कि पहले आप बाकी सारी चीज़ों को ट्राई करें और सर्जरी एक शॉर्टकट की तरह ना इस्तेमाल करें। जी। हम लोगों ने सर्जरी और कई बीमारियों पे बातचीत की सर। एक बाज़ार पे बात कर रहे हैं हम। ये एक बड़ा बाज़ार हो गया है कैल्शियम D3। क्या ये बाज़ार सही में ज़रूरी है? इस बाज़ार मतलब ये कैल्शियम और D3 जो हम लोग लेते हैं, क्या ये सही हमारे लिए है या हम ये बाज़ारीकरण में मिल गए हैं हम लोग? सर, जैसा कि बाकी सब चीज़ें हैं, सच कुछ इधर और कुछ उधर है। जी। डेफिनेटली कैल्शियम और विटामिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है।
और आज के दौर में जब लोग बाहर कम निकलते हैं, सनलाइट एक्सपोजर कम है, एक्सरसाइजेस कम है, तो विटामिन और कैल्शियम डेफिशिएंसी पहले से बढ़ा है। लेकिन इसके साथ ये भी हुआ है कि लोगों ने इसे थोड़ा मिसयूज़ किया है। कई लोग इसे अपने से यूज़ करने लगते हैं बिना डॉक्टर के गाइडेंस में, बिना किसी के कहे। वो कही सुनी बातों पे, हमारे बगल में उन्होंने लिया कैल्शियम विटामिन लिया, वो ठीक हो गए, तो वो चाहते हैं कि डॉक्टर तक कौन जाएगा, कैल्शियम विटामिन ही तो लेना है। जी। और एक ऐसा बिलीफ सा हो गया है कि कोई भी दर्द हो शरीर में तो कैल्शियम विटामिन ले लो तो ठीक हो जाएंगे। जी। ये सच नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का मिश्रण एक ऐसा बन गया है कि इसको कहीं ना कहीं गलती कंज्यूमर की भी है और कहीं ना कहीं गलती प्रोवाइडर की भी है। जी। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि समझिए बात को, अपने डॉक्टर से मिलिए, चीज़ों को समझ के, एंड जहाँ ज़रूरत है ज़रूर लीजिए सर। जी। अब जब तक हम लोग दवाओं पे बात की, क्या खान पान और जो वेजिटेबल्स फूड्स हैं, क्या इसमें भी कैल्शियम है और हम उसको खा करके अपने हड्डियों को मजबूत नहीं बना सकते क्या? डेफिनेटली है सर। नेचुरल सोर्सेज ऑफ कैल्शियम बहुत सारे हैं, स्पेशली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह जैसी चीज़ें। बट क्यों आजकल सप्लीमेंटेशन यूज़ करना पड़ता है कि एक तो बहुत सारी जो ये फूड प्रोडक्ट्स जो पहले नेचुरल आते थे, जिनमें मिलावट नहीं होती थी, अब वैसा नहीं रह गया है। बहुत सारी चीज़ें जो कि मार्केट में मिल रही हैं, वो किस क्वालिटी में बनी है, कहाँ उनकी पैकेजिंग है, इस पे बहुत डाउट होता है। कई बार इनफैक्ट गलत भी निकलता है जांच करने पर। दूसरी चीज़ है कि पहले लोगों की रिक्वायरमेंट्स उतनी नहीं थी, बिकॉज लोग एक्टिव थे, लोग चलते थे, फिजिकल वर्क ज़्यादा था, तो इसलिए बॉडी नेचुरली टेंडेंसी रखता था कैल्शियम विटामिन्स और अच्छी चीज़ों को रिटेन करने का। अब क्योंकि वो जो गैप आया है, हम डॉक्टर्स ने रियलाइज़ किया है कि उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा एक्सटर्नली, इसलिए कहीं ना कहीं इसका रोल बढ़ा है। बट अगर संभव हो, अगर पॉसिबल हो, तो ज़रूर अपने डाइट पे फोकस करें। आपका डाइट, आपका स्लीप और आपका लाइफ आपके शरीर के कई सारे प्रॉब्लम्स को कम कर सकता है। सर एक चीज़ और लेंगे कि शरीर और काम और आजकल की ये जो माहौल है, जो काम करने का तरीका है, क्योंकि बदल गया है, हम टेक्नोलॉजी के साथ हैं, तो हम कई घंटों तक बैठते हैं, कई घंटों तक खड़े होकर के काम करना पड़ता है। तो क्या एक पोस्चर भी हमारे शरीर के अंगों में जो दर्द है उसका भी कारण बनता है क्या, गलत पोस्चर? एब्सोल्युटली सर। इनफैक्ट राजीव जी, अगर मैं ये कहूँ कि बैक पेन और नेक पेन और ये सब जो कारण हैं, इन सब का बहुत मेजर कारण हम लोग का पोस्चर है। इनफैक्ट टू द पॉइंट कि अगर मैंने देखा है कि अपने पेशेंट्स में पोस्चर को करेक्ट कराते ही उनकी दवा की नीड, उनकी फिजियोथेरेपी की नीड, उनकी सर्जरी और इवन किसी भी और तरह के इंटरवेंशन की नीड बहुत कम हो जाती है। ये पोस्चर चेंजेस बहुत बड़े होने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना मामूली ये भी हो सकता है कि आपके टेबल और चेयर का हाइट, आपके खाने के समय आपके बैठने का तरीका, आपके बैठ के टीवी देखने का तरीका, आपके फ़ोन पकड़ने का तरीका, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को यूज़ करने का तरीका, इन सब चीज़ों में अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों को समझें, एंड जो शब्द मैं कहता हूँ कि माइंडफुल होइए। आप जिस समय जहाँ भी हो, अपने आप को, अपने बॉडी को रिस्पेक्ट दीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन में कंफर्टेबली रहिए, पोस्चर पे ध्यान दीजिए और समय पे एक्सरसाइजेस करिए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। सर आपने पोस्चर और व्यायाम की बात की, सर योग कितना महत्वपूर्ण है? आजकल योग कोरोना के बाद से बड़ा विस्तार रूप ले चुका है, लोग बोलते हैं कि योग से कई समस्याएं दूर हो जाती हैं, आपका क्या मानना है? डेफिनेटली योग करने से काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलता है, बिकॉज एक तो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ फिज़िकल नहीं है, उसका इफ़ेक्ट एक मेंटल रूप में भी आता है। लोगों को थोड़ी स्थिरता मिलती है। अगेन, योग आपको ये कहता है कि माइंडफुल होइए अपने बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए। तो ये वापस उसी चीज़ पे जाता है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और भी हमें माइंडफुल होना चाहिए कि कई बार हम ये नहीं समझते हैं कि हमारी बॉडी की क्षमता क्या है। हमें जो भी चीज़ हम चूज़ करते हैं, हमें अपनी क्षमता को नज़र में रखते करना चाहिए। इसका एक उदाहरण दूंगा कि हमारे पास भले मर्सिडीज़ का इंजन हो, लेकिन अगर हमारे पास मारुति का ढांचा हो, तो मैं मर्सिडीज़ से कंपटीशन नहीं कर पाऊंगा। कहने का मतलब कि हमें अपना एज, अपनी बॉडी
अपने इश्यूज़ और अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से योग को चुनना चाहिए। जी। एक चीज़ और, चूँकि आप विदेश में रहे हैं, इंग्लैंड से एफआरसीएस की डिग्री ली है, वहाँ काम किया है सर, आपको क्या लगता है कि विदेश में जो ट्रीटमेंट हो रहा है और हमारे भारत में जो ट्रीटमेंट का तरीका है, दोनों में कितना फ़र्क है और कितने सुधार की भारत में ज़रूरत है, झारखंड में ज़रूरत है? सर गैप तो बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब मैं यहाँ से गया था तो ये हम कुछ हँस के ही कहते हैं अपने दोस्तों में, लेकिन मैं सबके साथ शेयर करूँगा। हम लोग कहते हैं कि शुरू के कुछ महीने हमें थोड़ी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ी, जो हमने यहाँ सीखी थी। जब हम कहते हैं अनलर्न करनी पड़ी, मतलब ये नहीं कि हमें गलत सिखाया गया, ये कि अभी भी कुछ चीज़ों में गैप है। सबसे बड़ा गैप जो मैंने पाया लोगों में है, वो है अवेयरनेस का, कि वहाँ के लोगों में इन जनरल हेल्थ अवेयरनेस हमारे यहाँ से ज़्यादा है। इसके अलावा जो हेल्थ सिस्टम है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन और प्रोटोकॉल्स का फॉलो होना, और उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी। जब मैं कहता हूँ अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि अकाउंटेबिलिटी डॉक्टर्स की भी और मरीज़ों की भी, दोनों तरफ अगर अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी तो नेचुरली लोगों को रिजल्ट्स अच्छा मिलेगा। वो जो फेथ है, जो ट्रस्ट है, जो थोड़ा कम हुआ है, वो लौटेगा एंड ओवरऑल हेल्थ केयर इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा झारखंड में स्पेसिफिकली एक प्रॉब्लम ज़्यादा आती है कि आज भी झारखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जिसके पास आज भी बहुत बेसिक चीज़ों की नेसेसिटी पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे लोग कई बार इलाज के लिए लोकल डॉक्टर्स या लोकल, जिनको क्वैक्स कहा जाता है, उनके पास जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई बार जो चीज़ों के लिए अगर वो समय से एक अच्छे ट्रेन डॉक्टर के पास आए और उसको एड्रेस किया जाए, वो डिले होता है। इसके कारण कई प्रॉब्लम्स बढ़ के आती हैं। तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस और एक लैक ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज आज भी झारखंड में हैं, पर मुझे पूरा यकीन है कि समय के साथ झारखंड उठेगा और हम सब इसमें साथ निभाएंगे। जी। तो आज आपने देखा कि हेल्थ इज़ वेल्थ की आज की विशेष शो में हमने हड्डी की बीमारी और उसके निदान पर बातचीत की। डॉक्टर साहब जो कि एकांश युवा डॉक्टर हैं और उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है एक देश और अपने झारखंड के युवाओं को संवारने की। तो अगले अंक में हम फिर किसी एक नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे, नए डॉक्टर के साथ होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।